आज हम पादपों में जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जनन की आवश्यकता क्यों पड़ी या फिर जनन ऐसी क्या प्रक्रिया है। तो प्रत्येक सजीव के लिए आवश्यक होता है जनन। जनन के द्वारा सजीव उत्पत्ति करते हैं, अपनी संतति को बनाए रखते हैं। तो अपनी संतति को बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? हमें जनन की आवश्यकता पड़ती है। अब पादपों में जनन की बात करते हैं तो पौधे जो होते हैं वो 4 प्रकार से जनन करते हैं: कायिक जनन, अलैंगिक, लैंगिक और अनिषेक जनन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कायिक जनन की। कायिक जनन का मतलब होता है एक तरह से क्लोनिंग। क्लोन मतलब अपने ही समान संतति उत्पन्न करते हैं, हूबहू। जैसे ब्रायोफिलम, इसके उदाहरणों में अभी हम देखें ब्रायोफिलम जो होता है यानी पत्थर चट्टे का जो पौधा होता है अपने कायिक भाग से अर्थात पत्ती के द्वारा जनन करता है। पत्ती से ही इसमें कलिकाओं का उत्पन्न हो जाती है। तो कायिक जनन मतलब कोई भी पौधा होता है उसके 2 प्रकार के भाग होते हैं, कायिक भाग और जनन भाग। कायिक भाग के अंदर क्या क्या आता है? जड़ आती है, तना आता है और पत्ती आती है। तो कोई भी पौधा जड़ से, तने से या पत्ती से यदि जनन करता है, प्रकंदों से जनन करता है, पत्र कलिकाओं से जनन करता है, वो कायिक जनन कहलाता है। और यदि फूल के द्वारा फूल फल बीज इस तरह से बनते हैं तो वो कायिक जनन के अंदर नहीं आता, वो उसके जनन भाग कहलाते हैं। जैसे डहेलिया है, डहेलिया किसकी तरह जनन करता है? अपनी जड़ों के द्वारा जनन करता है। मतलब डहेलिया की जो जड़ें हैं उनको वापस से मिट्टी में दबा दें तो पूरा एक पौधा उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम एक बहुत अच्छा उदाहरण पढ़ते हैं, इसमें आलू का उदाहरण पढ़ते हैं। आलू में क्या होता है? जैसे हम कहते हैं आलू की आंख होती है, आलू की जो आंख होती है वो कलिकाएं होती हैं और ये कलिकाएं जो होती हैं, यदि आलू की आंख को हम उसकी बर्ड्स को यदि हम मिट्टी के अंदर दबा दें तो वो पूरा एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से आलू भी कायिक जनन के द्वारा जनन करता है। इसके बाद गुलाब जो करता है वो कर्तन विधि से जनन करता है। कर्तन विधि का मतलब गुलाब की जो टहनी होती है उसे हम काट लेते हैं, तिरछा काटने के बाद उसको हम जमीन में दबा दें तो एक नया पौधे का उत्पन्न हो जाता है। गुलाब जो होता है वो कर्तन विधि से ही जनन कर सकता है। तो कर्तन और इस प्रकार कैक्टस तने के द्वारा जनन करता है, तने से नए पौधे का उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो विधियां होती है कायिक जनन के अंतर्गत आती है। अब कायिक जनन होता क्या है, इसकी क्या हमें लाभ मिलते हैं? तो कायिक जनन से सबसे पहले तो हमें हूबहू संतति प्राप्त होती है। जैसी के जैसा पौधा बिल्कुल वैसे के वैसा ही हमें उसकी संतति उत्पन्न होती है, नया पौधा हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा कायिक जनन जो होता है उसमें हमें बहुत ही कम समय में नया पौधा और उसकी फसल प्राप्त करते हैं। उससे हम नए पौधे से हम फल फूल प्राप्त कर सकते हैं। तो कायिक जनन के द्वारा हम हूबहू नए पौधे को कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। संतति बहुत आसानी से उत्पन्न हो जाती है, बहुत जल्दी हमें फसल मिल जाती है। तो ये कायिक जनन के विशेष लाभ होते हैं। इस तरह कायिक जनन कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। आज हम अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन का मतलब होता है पादप जब एक ही जनक के द्वारा अपनी संतति का निर्माण करता है तो वह अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, जंतुओं में और पौधों में 2 प्रकार की जनन की आवश्यकता होती है, नर और मादा। लेकिन यहाँ पर भी होता है, लैंगिक जनन भी होता है लेकिन नर और मादा से जनन। लेकिन अलैंगिक जनन में एक ही जनक की आवश्यकता हमें होती है। तो नेचुरल है, वही कायिक जनन की तरह होता है इसमें भी कि हूबहू संतति का निर्माण होता है। तो ये नुकसान भी है और फायदेमंद भी है इस चीज का। तो कायिक जनन अलैंगिक जनन के अंदर एक ही जनक के द्वारा संतति का निर्माण होता है। अब ये कैसे होता है? इसके 3 प्रकार है: मुकुलन, विखंडन और बीजाणु निर्माण। देखिए हम यहाँ पर पादपों में जनन की बात कर रहे हैं, इसीलिए मुकुलन में हम यीस्ट का उदाहरण लेंगे। लेकिन यदि जंतुओं में जनन होता है और जंतुओं में अलैंगिक जनन होता है तो मुकुलन में हम हाइड्रा का उदाहरण ले लेते हैं। तो वहाँ जंतुओं का उदाहरण आ जाएगा और यहाँ पे जितने उदाहरण है वो पादपों के ही उदाहरण है। तो यीस्ट में क्या होता है, सबसे पहले एक जैसे कोशिका है, इस कोशिका में धीरे धीरे एक उभार संरचना उत्पन्न होती है। उभार संरचना को हम बड बोलते हैं, बड या मुकुल बोलते हैं। ये उभार संरचना के अंदर केंद्रक का विभाजन हुआ,
ये उभार संरचना धीरे 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 बड़ी होती जाती है और अंत में आकर यहाँ से अलग हो जाती है और यह मातृ कोशिका से अलग हो जाती है और दो प्रकार की कोशिकाएं इसके अंदर बन जाती है। दो कोशिका, एक कोशिका से दो कोशिका बनी, तो बड़ का निर्माण हुआ। इस बड़ को यानी मुकुल कहते हैं, इसलिए इसका प्रोसेस का नाम होता है मुकुलन। अगला है विखंडन। विखंडन वही जंतुओं में भी होता है और पादपों में भी होता है। पादपों में स्पायरोगायरा एक प्रकार का शैवाल है, तो ज्यादातर शैवालों में यह विखंडन पाया जाता है। लेकिन वही बात है कि जंतुओं में अमीबा में होता है यह विखंडन, लेकिन हम यहाँ पादपों की बात कर रहे हैं तो स्पायरोगायरा का नाम लेंगे। स्पायरोगायरा एक शैवाल है, सीधे के आकार का शैवाल होता है, वही केंद्रक दो भागों में विभक्त होता है और बीच में से यहाँ पे एक खांच बननी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे यहाँ से बिल्कुल पादप दो भागों में बांटे जाता है और दो प्रकार के दो शैवालों का निर्माण हो जाता है और यह प्रक्रिया कहलाती है विखंडन। अगला है बीजाणु निर्माण। यह जैसे ब्रेड है या फिर रोटी हमारी खराब हो जाती है तो उसमें व्हाइट कलर की फफूंदी आ जाती है, वो कवक कहलाती है वो फफूंदी। और ये जो कवक होते हैं उसमें काले या भूरे रंग के कुछ बीजाणु इस तरह से उसमें उत्पन्न होते हैं। बीजाणु जैसे बीजाणु से हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मोरपंखी का पौधा होता है, वो जब परिपक्व हो जाता है तो उसकी पत्तियों पे भी गोल गोल बीजाणु आ जाते हैं। हालांकि वो इससे अलग होते हैं, लेकिन उसी प्रकार से बीजाणु होते हैं कि गोल काले या भूरे रंग के बीजाणु होते हैं। जब ये तो प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है, इसमें एक मोटी परत चढ़ी हुई होती है, लेकिन जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, जैसे बारिश अच्छी हो गई, हवा में नमी है, बहुत तेज धूप नहीं पड़ रही है, तो ये ऊपर का जो आवरण है वो गल जाता है और इसके अंदर जो बीजाणु होते हैं वो फैल जाते हैं और वे फैलने से नए कवक की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से बीजाणु निर्माण होता है। अब अलैंगिक जनन के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फायदा तो क्या होता है, एक निम्न स्तर के पादपों में होता है, तो ये बहुत ज्यादा विकसित प्रकार का जनन नहीं है। तो निम्न स्तर के पादपों में जब हुआ और एक ही जनक की आवश्यकता पड़ी तो इसमें वैरायटीज नहीं आ सकती, मतलब विभिन्नताएं जो होती है किसी भी पौधे में, उच्च कुल के पौधों में, जिससे कि वो आगे बढ़े, उसका जनन मतलब उसकी जो संतति है वो आगे बढ़े, वो विविधताएं इनके अंदर नहीं आ पाती। और लेकिन ये है कि हम जैसे माता पिता होते हैं, जैसे जनक होते हैं, सेम टू सेम वैसे ही हमें संतति मिलती है। मान लो कोई पौधा है, उसका मान लो कोई पौधा है, मीठे फलों का पौधा है, मतलब जैसे कचरी है, कचरी में मीठे फल आते हैं, तो इसके द्वारा हमें मीठे फल का ही पौधा प्राप्त होगा, उसमें कड़वे फल नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि उसी जनक की संतति है। लेकिन यदि बीमारियों में भी यही हो जाता है, हानि हो जाती है इससे हमें, मान लो एक पौधे में बीमारी है, उस पौधे में उसके जेनेटिक्स की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वही प्रॉब्लम आगे की संतति में चली जाएगी, तो ये जेनेटिक्स प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अलैंगिक जनन निम्न प्रकार के पौधों का जनन होता है और इसके अंदर वैरायटीज कम आती हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन।